आज सावन का पहला सोमवार है और बाहर रिमझिम बारिश हो रही है और हवा का झोंका मौसम को और खुशगवार बना देता है। सच में एक तो सावन का महीना और उस पर इस तरह रिमझिम सी बरसात हो तो उसके क्या कहने। वह तो सोने पे सुहागा जैसा हो जाता है। अगर आज सबकी छुट्टी होती तो सब अभी तक चाय और पकौड़ों की मांग कर चुके होते और वह इस समय बालकनी में बैठी इस सुनहरे मौसम का आनंद नहीं ले रही होती, बल्कि इस समय रसोई में सबके लिए चाय और पकोड़े बना रही होती। चलिए कहानी शुरू करते हैं। संगीता और उसकी सासू माँ का व्रत था। संगीता के पति अविनाश, बेटा नमन और बहू कीर्ति तीनों सुबह ही काम पर चले गए थे। अविनाश बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। नमन और कीर्ति एक कंपनी में साथ में ही चार्टर्ड अकाउंटेंट में कार्यरत है। संगीता गृहिणी है। घर में इन सब के अलावा संगीता के सास ससुर भी थे। इस तरह इस समय घर में कुल मिलाकर 6 सदस्य रहते थे। पति और बेटा बहू सुबह ही निकल जाते थे और शाम को ही लौटते। घर में संगीता और माँ और पिताजी यानी सास और ससुर ही रह जाते हैं। पिताजी कभी कभी अपने मित्रों के साथ बाहर भी चले जाते, पर माँ जी ज़्यादातर घर में ही रहती है। कभी कभी भी कॉलोनी के मंदिर में कीर्तन या कोई कथा वगैरह होती तो वहाँ सुनने को चली जाती है। माँ जी संगीता से भी कहती कि वे उसके साथ मंदिर चले, पर संगीता नहीं जाती, क्योंकि एक वही समय होता जब वह घर में अकेली होती और उस समय को वह अपने मनचाहे तरीके से बिता सकती थी। इसीलिए संगीता माँ जी के साथ नहीं जाती, जिसकी वजह से उसे सासू माँ के तानों से लेकर डांट तक सब कुछ सुनना पड़ता। आज सावन का पहला सोमवार है और हल्की रिमझिम बारिश भी हो रही है। घर में अविनाश, नमन, माँ जी और पिताजी सबको पता है कि उसे जब भी कभी बरसात में ऐसा मौसम होता है तो वह उसे कितना पसंद है, पर शायद ही कभी किसी ने भी उसे इसका बिना किसी टोका टोकी के आनंद उठाने दिया हो। कीर्ति तो खैर अभी 8 महीने पहले ही ब्याह कराई है, इसीलिए वह तो अभी इसके बारे में जानती नहीं है। हाँ, जब तक सिया संगीता की बेटी की शादी नहीं हुई थी उसे सब पता था। सिया जब तक थी तब वह उसे जरूर कहती थी कि मम्मा अपने लिए भी कुछ समय निकाला करो, हर समय चक्कर घिन्नी की तरह मत घूमा करो। अगर किसी काम में कभी थोड़ी देर हो जाएगी तो कोई हम पर पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। हाँ, सुबह का काम समय पर होना जरूरी है, क्योंकि सबको समय पर अपने अपने काम पर पहुंचना होता है। पर दिन का या रात का खाना अगर कभी थोड़ा आगे पीछे भी हो जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मम्मा, आपने ना सब लोगों को सारा काम करके देने की आदत बना दी है, जिस कारण अब कोई भी कुछ काम नहीं करना चाहता, ना करता है। हम सब की आदतें खराब हो गई हैं। आप कुछ काम हम सब में भी बांट दो और कुछ समय अपने लिए भी निकालो, वरना आपके अंदर एक घुटन जन्म लेने लगेगी और आप अपने अंदर ही अंदर घुटते जाओगे, जो आपके लिए कतई अच्छा नहीं है। सिया उसे बहुत समझाती। सिया की बातों से प्रेरित होकर वह कुछ करने की सोचती भी तो तभी कुछ अनपेक्षित हो जाता, जिससे उसका साहस टूट सा जाता। सिया कितना उसे समझाती, पर वह कहाँ समझ पाती थी उसकी बात। कीर्ति भी उसे कुछ कुछ सिया जैसी ही लगती है। वह भी उससे कहती, मम्मी जी इतना काम मत किया कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 2 सब्जियां नहीं बना पाई तो हम एक के साथ ही खाना खा सकते हैं, अगर नहीं तो एक सब्जी बाहर से मंगा लेंगे।
पर आप इस तरह से काम मत कीजिए, कुछ समय अपने लिए भी निकालिए। आप मेरी माँ है, मैं आपको हर समय इस तरह काम से लदे हुए नहीं देख सकती हूँ। हाँ, आप काम कीजिए, पर उतना ही जितना आप कर सकती हैं। आप किसी के डर से की वजह नाराज हो जाएगा, ये सोचकर काम मत कीजिए। संगीता को बारिश बहुत पसंद थी, इसीलिए घर का सारा काम निपटाकर वह बालकनी में आकर बैठकर बारिश का लुत्फ उठाना चाहती है। इस समय घर पर माँ जी, पिताजी और वे 3 ही लोग हैं। वैसे तो इस समय माँ जी मंदिर और पिताजी अपने मित्रों के पास होते हैं, पर आज बारिश होने से वे घर पर ही हैं। संगीता को बारिश बचपन से ही बहुत पसंद थी। जब बरसात होती तो वह छाता लेकर अपनी छत पर चली जाती और बारिश में खूब भीगती। इसके लिए घर में उसे कई बार डांट भी पड़ जाती, पर ये अल्हड़ मन कहाँ मानने वाला था। एक बार की डांट अगली बार की बारिश में धुल जाती और बारिश होते ही संगीता फिर छत पर पहुंच जाती। संगीता अपनी माँ के सबसे नज़दीक थी। बचपन से ही उसे जबकि कोई बात कहनी होती, वह अपनी माँ से ही कहती। बाबा थोड़ा सख्त थे, तो इसीलिए वह उनसे कुछ नहीं कहती। उनके साथ वो ज़्यादातर चुप ही रहती, क्योंकि बाबा उसे कुछ कहते नहीं थे, बस पढ़ाई करने के लिए ही कहते थे। दादी उसे जरूर हमेशा टोका करती थी कि वह घर का काम सीखा करे। जब वो अपने घर जाएगी तो उसके काम आएगा, पर संगीता की समझ में ये अपने घर वाली बात समझ नहीं आती थी, क्योंकि वह तो उसे ही अपना घर समझती थी, जहाँ वो पैदा हुई है, जहाँ उसके माँ बाबा भाई बहन रहते हैं, यही तो उसका घर है। पर दादी की बातें हमेशा उसे ये सोचने पर मजबूर कर देती थी कि ये नहीं तो कौन सा घर उसका अपना है। संगीता बाकी लड़कियों की ही तरह ये सारी बातें सुनकर बड़ी हो रही थी। उसे अपनी पसंद की कुछ बातें करने दी जाती और कुछ के लिए कहा जाता कि ये सब अपने घर जाकर ही करना। संगीता माँ के सबसे नज़दीक थी, तो वह माँ की सारी बातें समझती थी। माँ घर में सबका ख्याल रखती, सुबह से शाम तक सबकी पसंद का ख्याल रखती। उसने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं किया, या कहे उसे समय ही नहीं मिलता था अपने लिए कुछ करने के लिए। उस पर भी सब लोग उनसे खुश नहीं रहते। सबको हर समय उनसे किसी न किसी बात पर शिकायत ही रहती। जैसे कोई कहता चाय अच्छी नहीं बनी, कोई कहता खाना ठीक नहीं बना, कपड़े ठीक से नहीं धुले हुए हैं, कपड़े प्रेस अच्छे से नहीं हुई, इत्यादि और भी बहुत से कारण होते उन पर नाराज होने के। संगीता बचपन से ही सब देखते हुए बड़ी हुई। कई बार जब वह माँ को बहुत थका हुआ देखती तो उसे बाकी लोगों पर बहुत गुस्सा भी आता कि वे माँ के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं कि माँ थक गई है। वह सबसे इसी बात पर लड़ पड़ती थी, इसीलिए सब उसे माँ की चमची कहकर चिढ़ाते रहते। संगीता को माँ को देखकर बहुत बुरा भी लगता, पर वह कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वह छोटी थी। पर माँ से कहती कि माँ आप कुछ कहती क्यों नहीं हो, सबकी बातें क्यों सुनती रहती हो। तब माँ उससे कहती बिटिया जब तू बड़ी हो जाएगी तब खुद समझ आ जाएगी कि ये औरत का चोला पहनना
कितना मुश्किल काम है। तब सिया छोटी थी, इसलिए कुछ समझ नहीं पाती थी, पर वह इतना जरूर समझ गई थी कि एक औरत के लिए जिंदगी आसान नहीं है। तब वह सोचती कि वह तो लड़की है, औरत नहीं। बाद में उसकी समझ में जब सारी बात आई तो वह खुद अपनी नासमझी पर खूब हंसती रहती। संगीता को आज भी याद है, शादी से पहले संगीता का मायका। शाम को जब सब लोग घर लौटे तो बहुत खुश थे। उन्हें लड़का और उसका घर दोनों बहुत पसंद आए थे। अब आगे संगीता को देखने की बारी थी। अगर संगीता उन्हें पसंद आ जाती है तो फिर रिश्ता पक्का था। एक हफ्ते बाद संगीता को देखने लड़के वाले आए, साथ में लड़का भी था। माँ से किसी ने कुछ नहीं पूछा। माँ पूरा दिन किचन में मेहमानों के लिए चाय नाश्ता फिर खाना बनाने में, रसोई में ही लगी रही। लड़के को भी क्या खाक देख पाती। संगीता ये सब देख रही थी। उसे माँ के लिए बहुत बुरा लग रहा था, ये सोचकर कि माँ की भी तो इच्छा हो रही होगी उन लोगों से मिलने की, लड़के को देखने की, पर किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। बुआ और दादी तो पहले भी उनसे मिल चुके थे, लड़के को देख चुके थे, पर उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि चलो माँ को भी उनसे अच्छे से मिलने दे और रसोई का कुछ काम हम कर दे। पर नहीं, वे पूरे समय बैठक में उन्हीं के साथ जमे रहे। माँ बेचारी बीच बीच में कुछ चाय नाश्ता लाते समय ही बस जितना देख पाई। संगीता ये सब देख रही थी। उसे माँ के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर सबके सामने वह कुछ बोल नहीं सकती थी। पर जब घर वालों ने उसे और लड़के को ऊपर छत पर अकेले में बात करने के लिए भेजा तो संगीता ने माँ से कहा, माँ हमारी चाय लेकर तुम छत पर आ जाना। माँ संगीता और उस लड़के के लिए छत पर जब चाय लेकर गई तो संगीता ने माँ को अपने पास बैठाते हुए कहा, ये मेरी माँ है और मैं अपनी माँ के सबसे ज़्यादा करीब हूँ, इसीलिए मैं चाहती थी कि माँ आपसे अच्छे से मिले और बात करे। संगीता की बात सुनकर उस लड़के ने माँ के पैर छूते हुए कहा कि माँ से तो सबसे पहले मिलाना चाहिए था, उनकी भी तो कितनी इच्छा हो रही होगी उस लड़के से मिलने की जिसके साथ उनकी बेटी अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली है। उस लड़के की माँ के लिए कही गई ये बात ही संगीता के दिल को भा गई और उसे लड़का पसंद आ गया। माँ को भी उस लड़के से बात करके संतुष्टि हो गई कि ये उसकी बेटी को खुश रखेगा। कुछ देर बाद वे लोग नीचे बैठक में आ गए। सबको तो रिश्ता पहले ही पसंद था। उन लोगों को संगीता पसंद आ गई थी और रिश्ता पक्का हो गया। संगीता आश्चर्य से सबको देखती रह गई कि किसी ने भी ना उससे ना माँ से ही पूछा कि उन्हें लड़का या रिश्ता कैसा लगा। इस तरह संगीता की शादी तय हो गई। अब फिर वही भाग दौड़ शुरू हो गई। मदद के लिए कोई भी नहीं था। हाँ, बुआ जरूर आ जाती, पर वह मदद करना तो दूर, माँ के लिए और काम ही बढ़ा देती। दीदी जल्दी आ तो गई, पर उसका भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि दीदी का छोटा बेटा था जो अभी 1 साल का ही हुआ था। इसीलिए दीदी का अधिकतर समय उसे देखने में ही चला जाता। फिर भी वह जितना हो सकता उतना काम करने की कोशिश करती ही रहती। हर बार की तरह माँ पर ही काम का बोझ बढ़ने लगा, जिसकी चिंता किसी को नहीं थी, सिर्फ संगीता के सिवाय। अंत में संगीता ने ही इसका उपाय भी खोज निकाला। उसने अपनी सहेली की मदद से 2 ऐसी महिलाएं ढूंढ निकाली जो घर में खाना बनाने और घर का पूरा काम करने का ही काम करती थी। संगीता ने बिना दादी को बताए चुपचाप बाबा से इस बारे में बात करी। पहले तो बाबा राजी नहीं हुए, पर जब दीदी ने भी उसका साथ दिया तो बाबा भी मान ही गए, क्योंकि दीदी को भी बेटे के साथ काम करने में परेशानी तो हो ही रही थी।
दोनों महिलाओं को शादी के 15 दिन पहले से ही काम पर बुला लिया। माँ तो डर रही थी कि कहीं दादी बिगड़ न जाए। माँ ने ना काम वाली रखने के लिए कहा, ना उन्हें वे घर लेकर आई। फिर भी दादी के ताने उन्हें ही सुनने को मिले। जो भी हो, उन दोनों को काम पर रखने से माँ को काफ़ी मदद हो गई। अब वे बाकी काम आराम से कर सकती थी, क्योंकि उन्हें अब हर समय रसोई में नहीं खटना पड़ता। इस सबसे ये लाभ हुआ कि माँ ने दीदी की शादी से भी अच्छे से संगीता की शादी का काम संभाला। कहीं किसी बात की कोई कमी नहीं रखी। इस तरह संगीता की शादी हो गई और संगीता ससुराल आ गई। ससुराल का माहौल भी कुछ अलग नहीं था। सासू माँ दादी का ही दूसरा रूप थी। ननंद रानी की शादी हो चुकी थी और वे अपने ससुराल में थी। यदा कदा मायके आ जाती थी, पर किसी बात पर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती थी। पर हाँ, पतिदेव यानी अविनाश जी बाबा के मुकाबले कुछ शांत स्वभाव के थे। उन्हें बाबा से गुस्सा भी बहुत कम आता था। उनका काम समय पर हो जाए, फिर उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं। वे सुबह नाश्ता करके अपने ऑफिस चले जाते और फिर शाम को ही घर आते। संगीता अब काफ़ी शांत स्वभाव वाली हो गई थी। सासू माँ कुछ भी कहती, पर वह कोई जवाब नहीं देती। सासू माँ थी तो बहुत तेज। उन्होंने संगीता के घर आते ही घर के सारे काम संगीता के ऊपर ही छोड़ दिए। अपना पूरा समय या तो टीवी देखती या अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारने में बिताती थी। संगीता को घर में बहुत अकेलापन लगता, क्योंकि उसके साथ बात करने के लिए घर पर कोई नहीं होता। सासू माँ जितनी देर घर पर होती, उसे 1 मिनट को भी बैठने तक नहीं देती। पूरे समय किसी न किसी काम में लगाई रहती और जब घर से बाहर भी जाती तो उसे कुछ काम करने के लिए बोलकर ही जाती। घर में संगीता के साथ बात करने के लिए कोई नहीं होता, जिससे वह बहुत अकेलापन महसूस करती। शाम को जब अविनाश घर आते तो उसकी इच्छा होती उनसे बात करे, उन्हें अपने पूरे दिन की बात बताए। एक तो अविनाश बहुत ही शांत स्वभाव के थे, जिस कारण उनकी ज़्यादा बात करने की आदत नहीं थी। ऊपर से सासू माँ उसे टोक देती कि वे अभी अभी तो थक कर आया है, उस पर तू अपना दिन भर का बातों का पुलिंदा लेकर उसके सर पर सवार हो जा। बेचारे को कुछ देर चैन की सांस तो लेने दे। बेचारी संगीता दिन भर किसी तरह शाम के इंतजार में सासू माँ के तानों के बीच काम करती रहती, ये सोचकर कि शाम को अविनाश आ जाएंगे तो फिर वह उनसे अपने दिन भर की बातें करेगी। पर ऐसा कभी हो ही नहीं पाया। रात में भी उसे रसोई का सारा काम समेटते देर हो जाती। फिर अविनाश खुद ही कह देते कि उन्हें सुबह ऑफिस भी जाना होता है, इसीलिए वे थक गए हैं और सोना चाहते हैं। बेचारी संगीता शाम के इंतजार में पूरा दिन निकाल देती और फिर शाम को वही सब रोज होता। अब कई बार तो उसका मन करता इस घर से दूर भाग जाऊं, क्योंकि इस घर में उसकी किसी को कोई चिंता नहीं है। सारा दिन सासू माँ की चिक चिक और शाम को अविनाश घर में होते हुए भी उसके लिए नहीं के समान ही होते थे, क्योंकि या तो वे टीवी देख रहे होते या अपने मम्मी पापा के साथ बातें कर रहे होते। घर में कोई नहीं था जिससे संगीता अपने दिल की बात कर सके। वैसे देखने में तो सब बहुत अच्छा था। सब कहते संगीता को बहुत अच्छा घर परिवार मिला है, पर उसके अकेलेपन को किसी ने नहीं देखा। शादी के बाद शुरू में तो अविनाश उसे छुट्टी के दिन कहीं बाहर घूमने या कोई फिल्म दिखाने भी ले जाते थे। पर एक दिन वे फिल्म देखने गए थे, वहीं उन्हें अविनाश के एक मित्र मिल गए। वे भी अपनी पत्नी के साथ फिल्म देखने आए थे। उनके अनुरोध पर ही संगीता और अविनाश भी उसके साथ खाना खाने
एक होटल में चले गए, जहाँ से घर आने में उन्हें थोड़ी देर हो गई और शाम का खाना सासू माँ को खुद बनाना पड़ा। फिर तो घर में जो कुछ हुआ उसके बाद वे कभी संगीता को बाहर लेकर ही नहीं गए। सासू माँ पूरे एक हफ्ते तक बेटा बहू से नाराज रही। संगीता का मन भी उस दिन बहुत खराब सा हो गया था। संगीता ने धीरे धीरे पूरा घर अच्छे से संभाल लिया था। वह घर का सारा काम बहुत अच्छे से करती। अविनाश और ससुर जी को तो कभी उससे कोई शिकायत नहीं होती थी, पर सासू माँ कभी संतुष्ट नहीं दिखाई देती। इधर संगीता जैसे जैसे घर का सारा काम संभालने लगी, वैसे वैसे उसके अंदर कहीं पर एक खालीपन भी जन्म लेने लगा था। संगीता दिन भर काम करती रहती, पर फिर भी कभी कुछ गलत हो जाए तो उसे भी अपनी माँ की तरह ताने सुनने पड़ते। अविनाश बहुत शांत स्वभाव वाले थे, इसीलिए घर की किसी बात पर कुछ नहीं बोलते। ऑफिस से घर आते ही सासू माँ उन्हें संगीता की दिन भर की शिकायत करती, पर वे कुछ नहीं बोलते। कभी संगीता कुछ कहने की कोशिश करती तो वे कह देते, ये तुम दोनों सास बहू का मामला है, तुम खुद ही निपट लेना। पर उनकी एक अच्छी आदत भी थी, वे कभी भी सासू माँ की कही हुई बातों पर संगीता से कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें अपनी माँ की आदत पता थी। पर संगीता को कभी कभी उनके चुप रहने पर भी बहुत गुस्सा आता। जब अविनाश किसी गलत बात पर भी माँ को टोकते नहीं थे, सब जानने के बाद भी माँ गलत है, वे सासू माँ से कुछ नहीं कहते थे। संगीता को अविनाश की यही बात बहुत बुरी लगती और वे चिढ़कर रह जाती। वैसे तो अविनाश संगीता से भी कुछ नहीं कहते थे। इस तरह की उथल पुथल के बीच संगीता को पता चला कि वे माँ बनने वाली है। घर में सब खुश हो गए। सासू माँ तो तुरंत ही ससुर जी को लेकर मंदिर चली गई। अविनाश ने सिर्फ संगीता को शुभकामनाएं दी, बस फिर अपने काम पर चले गए। संगीता ने सोचा कि शायद शाम को अविनाश या तो उसे कहीं बाहर ले जाएंगे या कोई तोहफा तो जरूर लाएंगे, पर शाम को अविनाश रोज की तरह ही घर आए और हमेशा की तरह ही खाना खाकर सो गए। संगीता को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा और वे बहुत देर तक रोती रही। अगले दिन फिर वही रोजमर्रा की कसमकस। संगीता को अब अलग अलग तरह की चीजें खाने का मन करता, पर वे किसी से कुछ नहीं कहती भी किससे। सासू माँ आजकल उससे थोड़ा नाराज कम तो रहने लगी, पर फिर भी संगीता उनसे कुछ कह नहीं पाती थी। अविनाश से कहती तो कभी तो वे कुछ ले आते, पर कभी कहते घर में माँ पिताजी है, मैं रोज रोज उनके सामने तुम्हारे लिए कुछ कैसे ला सकता हूँ। वे क्या सोचेंगे कि क्या हम अपनी बहू का अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं। जो अविनाश उसके लिए खुद से सामान लाता है, इससे उनके दिल को ठेस लगेगी। संगीता ने फिर उस दिन के बाद अविनाश से कुछ कहना ही बंद कर दिया, पर हाँ, अब सासू माँ उसके खाने पीने का ख्याल रखने लगी थी। वैसे तो बाहर से सब अच्छा चल रहा था। शहर से सबसे अच्छी डॉक्टर से संगीता का उपचार चल रहा था। सासू माँ भी आजकल उससे कुछ नहीं कहती, समय समय पर उसे खाने पीने के लिए देती रहती। धीरे धीरे अविनाश ने भी अपने सारे काम खुद करने शुरू कर दिए। अब वो किसी काम के लिए संगीता को आवाज़ भी नहीं देते, सारा काम खुद ही करते। सब अच्छा होने पर भी संगीता के अंदर कुछ टूटता सा रहता, जिसकी वजह से अब वो और भी अंतर्मुखी हो गई थी। अपनी कोई भी बात किसी को नहीं बताती। संगीता सोचती कि अविनाश उससे पूछे कि उसे कुछ खाना है या कहीं बाहर जाना है। संगीता रोज बहुत बेसब्री से अविनाश का इंतजार करती कि क्या पता आज वे उससे कुछ कहे या उसे कोई सरप्राइज दे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि अविनाश उससे प्यार नहीं करते या उन्हें उसकी कोई चिंता नहीं थी। पहले बेखबर सोने वाले अविनाश अब संगीता की करवट बदलने की आवाज़ से भी जग जाते थे।
जाग जाने पर भी वह संगीता से कुछ नहीं कहते, फिर से चुपचाप सो जाते। जैसे जैसे महीने बढ़ते जा रहे थे, संगीता को काम करने में दिक्कत आने लगी थी। सासू माँ ने तो संगीता के घर आने के बाद से ही सारे काम करने छोड़ दिए थे, इसीलिए उनसे भी अब काम ठीक से नहीं हो पा रहे थे। पर अविनाश किसी भी काम के लिए, चाहे वह सही हो या गलत, कुछ नहीं कहते। जैसा भी खाना बना खाकर ऑफिस चले जाते और रात को भी चुपचाप जैसा भी खाना बना हो खा लेते। संगीता को उनके ऐसे व्यवहार से ही चिढ़ होती थी। वह कई बार भी कह भी चुकी थी कि कुछ अच्छा काम हुआ है तो उसकी तारीफ कीजिए, या फिर जो गलत हुआ है तो उसकी शिकायत कीजिए। कुछ अपनी कहिए, कुछ हमारी सुनिए, पर ऐसा कभी नहीं होता। संगीता जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती तो हमेशा सासू माँ ही साथ आती। संगीता चाहती थी कि अविनाश भी कभी साथ में आए और जाने कि एक औरत को 9 महीने किस तरह से गुजारने पड़ते हैं, वे उसके अंदर होने वाले बदलावों को समझे। क्योंकि सासू माँ तो पुराने समय की तरह ही बातें करती थी, पर अविनाश उसके साथ कभी अस्पताल भी नहीं आते थे। सासू माँ ही उसके साथ हमेशा आती। एक बार संगीता के बहुत जोर देने पर अविनाश उसके साथ अस्पताल तो गए, पर डॉक्टर के पास अंदर नहीं आए। संगीता जबरदस्ती उन्हें अंदर लेकर गई। अंदर डॉक्टर ने उनसे पूछ लिया कि आप आज पहली बार आई है ना? अविनाश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ जी। डॉक्टर ने अविनाश से कहा, आपका पहला बच्चा है। संगीता के लिए भी सब कुछ नया नया है। उसे कई तरह के नए अनुभवों से गुजरना पड़ रहा है, इसीलिए अगर आप साथ आया करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। डॉक्टर के कहने के बाद अविनाश फिर कभी कभी संगीता के साथ डॉक्टर के पास जाने लगा। फिर भी सासू माँ को ही ज़्यादातर साथ भेज देते। ये सब देखकर संगीता सोचती कि क्या अविनाश के मन में अपने बच्चे के बारे में जानने की इच्छा नहीं होती होगी, क्योंकि ये उनका पहला बच्चा ही तो था। ये सब सोचकर संगीता का मन टूट सा जाता। ऊपर से सासू माँ ताना मारने से नहीं चूकती। वे कहती रहती, देखो तो कैसा जमाना आ गया, अपने पति से ही सारी बात करना चाहे है। हमारे समय में तो हम पति से ऐसी बात करने से भी शर्माते थे। सारी बातें सासू माँ या अपनी देवरानी जेठानी से ही कहते थे। आजकल तो औरतें डॉक्टर के पास भी अपने पति के साथ ही जाना पसंद करती है। बताओ, ऐसी बातें मर्द जानते हैं क्या? बस फिर क्या था, अविनाश और भी अपने में सिकुड़ जाते, जिसे देखकर संगीता के अंदर कुछ होने सा लगता, जिसे वह किसी से कह तो नहीं पाती, बस अपने अंदर ही समेट कर रख लेती और बस जैसे किसी शून्य में ही खोसी जाती। संगीता माँ बनने वाली थी। ऐसे समय में एक स्त्री यही चाहती है कि उसका पति उसके सबसे नज़दीक रहे और उसकी छोटी छोटी बातों की फिक्र करे। ऐसे समय में एक स्त्री अपने पति को अपने अंदर होने वाले मानसिक और शारीरिक परिवर्तनों के बारे में बताना चाहती है। वह अपने अनुभव उससे साझा करना चाहती है, पर अविनाश एकदम उसकी ओर बढ़ाते तो माँ की बात सुनकर 2 कदम पीछे खींच लेते, जिससे संगीता अपने अंदर एक असंतोष को महसूस करती। ऐसा नहीं था कि अविनाश को उसकी चिंता नहीं थी, वरना माँ के मना करने के बावजूद एक मेड को पूरे दिन के लिए नहीं रखते। माँ ने तो इसके लिए मना ही कर दिया था। वे कह रही थी कि झाड़ू पोछे वाली तो आती ही है, बाकी वो और संगीता संभाल लेगी। पर अविनाश देख रहे थे कि अब संगीता को काम करने में परेशानी होने लगी, इसीलिए उन्होंने एक काम वाली पूरे दिन के लिए रख दी। काम वाली के आ जाने से अब संगीता को काफ़ी आराम था। सासू माँ को भी अब आराम मिल जाता, जिसकी वजह से अब उनकी चिड़चिड़ कम करने लगी थी, जिससे संगीता को भी सुकून रहने लगा। अविनाश इस तरह संगीता की ज़रूरतों का ध्यान तो रखते थे, पर संगीता क्या चाहती है इसके बारे में वे कभी नहीं सोचते थे।
शायद उन्हें लगता था कि वो संगीता की सुविधा का ख्याल तो रख रहे हैं। बाकी माँ तो हर समय घर पर साथ ही रहती है। अगर कुछ जरूरत होगी तो वो बता ही देंगे। अविनाश संगीता के दिल की बात को नहीं समझ पा रहे थे, पर ना कभी संगीता अविनाश को ये बात समझा पाई और ना कभी अविनाश समझ ही पाए। पर वक्त बीत गया और वह समय भी आ गया जब संगीता ने अपने बेटे नमन को जन्म दिया। सब लोग बहुत खुश थे। अविनाश की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर संगीता भी बहुत खुश हो रही थी। पर वो चाहती थी कि अविनाश कुछ पल के लिए उसके पास आए और उससे अपनी खुशी साझा करे, क्योंकि ये खुशी के पल उन दोनों के साझा पल ही तो थे। पर ऐसा हो नहीं पाया। सासू माँ पूरे समय उनके साथ थी। जब वे कहीं जाती भी तो अविनाश तब भी उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाते। इस सब से संगीता के अंदर जो खालीपन कभी कभी दिखाई देता था, वह अब अपनी पेट मजबूत करने लगा था। नमन के आ जाने के बाद संगीता और भी ज़्यादा व्यस्त हो गई। अब उसे खाली समय या अपने लिए सोचने का समय कम ही मिलता। हर समय कुछ ना कुछ काम लगा रहता, जिससे वह बहुत थक जाती। संगीता ने सोचा था कि बच्चा आ जाने से अविनाश कुछ बात तो समझने लगेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सासू माँ कुछ समय तो कुछ कम बोली, पर फिर उनका वही अपना पुराना वाला राग शुरू हो गया। संगीता घर को और बच्चे को अच्छे से संभालने लगी थी। कभी कुछ काम छूट जाता या गलत हो जाता तो ससुर जी और अविनाश संगीता से कुछ नहीं कहते। शायद वे उसकी व्यस्तता को समझ जाते थे, पर समझना ही तो कुछ नहीं होता ना। उसका उस व्यस्तता में हाथ भी बटाना पड़ता है, उसका सहारा बनना पड़ता है। पर यह बात अविनाश के समझ में नहीं आती थी। अगर कभी आने की कोशिश भी करती तो सासू माँ के ताने उसका रास्ता रोककर खड़े हो जाते। वैसे संगीता को कोई और परेशानी नहीं थी। ससुराल में सासू माँ तो ज़्यादातर सासू माँ जैसी ही थी। ससुर जी उससे कभी कुछ नहीं कहते हैं और अविनाश किसी बात की कोई शिकायत ही नहीं करते थे। पर संगीता को ये बात समझ नहीं आती थी। वह चाहती थी अविनाश उसके साथ बातें करे, अच्छी बात पर उसे प्रोत्साहित करे और गलत बात पर उसे टोके, उससे कहे कि वो गलत है। पर ऐसा कभी नहीं होता। अविनाश उसकी सारी बातों का जवाब हूँ हाँ में ही दे देते थे, जिससे संगीता के अंदर कुछ अलग से भाव कभी कभी आ ही जाते। अब संगीता अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम ढूंढने लगी। उसे किसी ऐसे की तलाश थी जो उसकी भावनाओं को समझ ले, उससे कोई सवाल जवाब ना करे, बस उसकी बात को सुन ले। संगीता चाहती थी कोई ऐसा तो आए उसकी जिंदगी में जिससे भी अपने अंदर दबी सारी बातें बेझिझक कर सके, जो सिर्फ उसकी सुने, उसे सही गलत के तराजू पर ना तोले। ऐसा कोई मिलना तो बहुत मुश्किल था, पर संगीता ऐसा कोई अवश्य चाहती थी अपनी जिंदगी में। उसे लगता था वरना ऐसा ना हो कि वह अवसाद की ओर चली जाए। संगीता बहुत कोशिश करती अपने को संभालने की, वह अपने को अधिक से अधिक व्यस्त रखने की कोशिश करती, पर ये जो बैरी मन था ना, उसे उसी ओर बार बार लेकर चला जाता जहाँ वह नहीं जाना चाहती थी। संगीता अब खुद भी यही सोचने लगी थी कि अगर उसने कोई ऐसा नहीं ढूंढा, उसके मन के भाव को समझे, तो उसकी जिंदगी पता नहीं फिर किस ओर मुड़ जाए। संगीता को भी अब अपनी खुद की चिंता होने लगी, क्योंकि मन तो हमेशा चंचल होता है ना। उसे जिस बात के लिए मना करो वह उसी ओर सबसे ज़्यादा जाता है। संगीता भी जितनी कोशिश करती उन बातों को वो ना सोचे,
पर मन बार बार उधर ही चला जाता है। बहुत विचार करने के बाद आखिर संगीता को वो माध्यम मिल ही गया जिससे वे अपने अंदर उमड़ते घुमड़ते भाव को साझा कर सके और अपने दिल को उससे बात करके कुछ हल्का महसूस कर सके। अब संगीता कुछ समय निकालकर उससे बात कर लिया करती, जिससे उसका मन काफ़ी हल्का हो जाता और दिमाग भी कुछ शांत सा हो जाता। संगीता को जब से एक सहेली मिल गई थी बात करने के लिए, तब से अब उसके अंदर की घुटन कुछ कम हो गई थी। अब जब भी संगीता को अपना अंतर्मन सूना सूना सा प्रतीत होता तो वह जाकर अपनी सहेली से कुछ देर बातें कर लेती, जिससे उसकी घुटन कुछ कम हो जाती। वैसे नमन के आ जाने से उसे अब समय भी कम मिलता था। वैसे भी अगर घर में एक बच्चा हो तो सबका दिल लगा रहता है। वह तो फिर नमन की माँ जो थी। अब तो संगीता का ज़्यादातर समय नमन के साथ ही बीत जाता। फिर भी किसी कोने में एक खालीपन तो था ही, जो भले ही कुछ समय के लिए कम ही महसूस क्यों ना होने लगा हो। नमन अब 2 साल का हो चला था। पूरा दिन घर में धमा चौकड़ी मचाए रहता। अब तो वह शैतानी भी करने लगा था, जिसके कारण अब संगीता को बिल्कुल समय ही नहीं मिलता था, जिस कारण वह कुछ चिड़चिड़ी सी हो गई थी। सासू माँ अब फिर से अपने पुराने ढर्रे पर आ गई थी। हाँ, अविनाश उससे कुछ नहीं कहते थे, जैसे वे उसकी परेशानी को समझते हो। अमन का दूसरा जन्मदिन बीते अभी कुछ ही समय हुआ था कि संगीता को पता चला कि वह फिर से माँ बनने वाली है। वह इतनी जल्दी दूसरा बच्चा नहीं चाहती थी, क्योंकि नमन अभी बहुत छोटा था। संगीता ने अविनाश को सारी बात ये सोचकर बताई कि देखिए उनकी क्या राय है इस बारे में, क्योंकि 2 छोटे बच्चों को संभालना थोड़ा मुश्किल महसूस हो रहा था। संगीता ने जब अविनाश को ये बात बताई तो उन्होंने जाकर माँ को सारी बात बता दी। माँ ने फिर संगीता को ताना मारा कि अगर वह उसे बता देती तो कौन सा गजब हो जाता। अविनाश भी तो सीधे मुझे ही बताने आया ना। संगीता कुछ नहीं बोल पाई, कहती भी क्या। वह अब कुछ तनाव नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी उसके तनाव में रहने से उसके होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए संगीता ने सासू माँ की किसी भी बात को दिल से लगाना छोड़ दिया। धीरे धीरे संगीता में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होने लगे। ये संगीता का दूसरा बच्चा था, तो इस बार सब उसके लिए नया नया सा नहीं था। काफ़ी कुछ वह पहले से जानती समझती थी, पर फिर भी हर बच्चा अपने में पहला ही होता है, इसलिए हर बच्चा दूसरे से भिन्न होता है। संगीता काफ़ी कुछ समझ जाती थी और कभी कभी कुछ समझ में नहीं भी आता था। इस बार भी संगीता ने पूरे 9 महीने नमन की तरह ही पूरी उधेड़ बुन में ही निकाल दिए। इस बार बच्चे के जन्म के समय माँ भी आ गई थी, क्योंकि नमन अभी छोटा था। सासू माँ उसके साथ सारा काम नहीं संभाल सकती थी। माँ के आ जाने से उसे तो बहुत आराम मिला, साथ में सासू माँ को भी बहुत मदद मिल गई थी, उस जिसकी वजह से सारा काम समय पर हो जाता। क्योंकि जब 2 लोग जो घर संभालने के लिए और पूरे दिन के लिए आया भी थी। इस बार संगीता ने एक बेटी को जन्म दिया। सब लोग बहुत खुश थे कि चलो एक बेटा पहले से है और इस बार बेटी हो गई तो परिवार पूरा हो गया। आजकल के समय में 2 से ज़्यादा बच्चे कौन संभाल सकता है। 1 महीने तक माँ संगीता के साथ ही रही, जिससे संगीता को बहुत आराम रहा। माँ कब तक रह सकती थी। 1 महीने बाद वो वापस चली गई। माँ के जाते ही सारे घर की जिम्मेदारी वापस संगीता पर आ गई। 2 बच्चे हो जाने से अब संगीता को बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। वह पूरा दिन चक्कर गिन्नी की तरह घूमती रहती। रात होते ही उसे ऐसा लगता कि बस अब कब सारा काम निपटे और वह सोने के लिए बिस्तर में जाए, पर ऐसा कभी भी नहीं हो पाता था, क्योंकि अभी तक नमन जो सब लोगों के साथ खेल रहा होता था उसे काम खत्म करते देख उससे चिपट जाता। अभी तक सब उससे खेल रहे होते, पर उसका काम खत्म होते देख नमन को उसके पास भेज देते और कहते, लो अब संभालो अपने बेटे को।
उस समय संगीता को ऐसा महसूस होता जैसे नमन सिर्फ उसका ही बेटा है। अभी तक इन लोगों ने उसे संभाल कर उस पर बहुत बड़ा एहसान जो कर दिया है। संगीता अब दोनों बच्चों को संभालती। अब तो उसके लिए दिन रात एक समान ही थे, क्योंकि दो छोटे बच्चे जिन्हें दिन में दो तो सासू माँ, ससुर जी, आया सब लोग होते थे, पर रात में दोनों बच्चे उसी के पास रहते। वह माँ जो थी, बच्चे छोटे थे तो जाहिर है वे उसी के पास रहेंगे। रात में जब भी बच्चे जागते तो संगीता उन्हें अकेले ही संभालती। रात में कभी नमन को बाथरूम जाना होता, कभी पानी पीना, इस तरह वो एक दो बार ही तो जाग ही जाता था। सिया तो बहुत छोटी थी, रात में कई बार उसकी नैपी बदलनी होती थी, उसे दूध पिलाना होता था। इस तरह संगीता को रोज रात में 3-4 बार तो जागना ही होता था। अभी वह कमजोर थी, पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुई थी। उसे नींद की भी बहुत ज़रूरत थी, पर वो उसे मिल ही नहीं पाती थी, जिससे संगीता कुछ चिड़चिड़ी हो गई थी। उसे जल्दी भी गुस्सा भी आने लगा। अविनाश और सब लोग उसमें आते बदलाव को देख रहे थे, पर किसी ने उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। सब लोग ये कहकर कि बच्चे अभी छोटे हैं ना, इसीलिए ये चिड़चिड़ी सी हो गई हैं। कुछ दिनों में बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। संगीता चाहती थी कि उसे थोड़ा आराम मिल जाए। रात में कई बार जब उसे गहरी नींद आई हो तो अगर बच्चे रोए तो कोई उन्हें संभाल ले, पर ऐसा कभी नहीं होता। संगीता को रात में कई बार उठना पड़ता। बच्चों को देखने के लिए लाइट भी जलानी पड़ती, जिससे अविनाश की नींद खराब होती तो वह बैठक में जाकर सो जाता। ठीक भी था, उसे पूरी नींद की जरूरत थी। अगले दिन सुबह उसे ऑफिस भी जाना होता था। संगीता अब समझती थी, पर वे बस इतना चाहती थी कि कोई रात में एक बार बच्चों को देख ले, जिससे उसे भी कुछ देर आराम मिल जाए। पर ऐसा कभी नहीं होता था। नींद पूरी ना होने से संगीता बहुत कमज़ोर सी हो गई थी। इतना व्यस्त रहने के बाद भी उसके मन में जो खालीपन था वह बढ़ता जा रहा था। आगे संगीता का जीवन क्या मोड़ लेने वाला था, आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।